जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल GK GS भाई हर्ष पर। हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के रूप में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं विराम चिन्ह और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। हर एक विराम चिन्ह के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों? विराम चिन्ह होता है, विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। जहाँ पर हमें रुकने की आवश्यकता पड़े वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हम लोग भी काम करते करते थक जाते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग रुक जाते हैं। यानी हमको भी कर्म करते समय यानी कार्य करते समय विराम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार लिखते समय भी, यानी लेखन जो कला है, लेखन कला में भी कभी कभी हमें लिखते समय विराम की आवश्यकता होती है। तो जो विराम हम लोग लेते हैं उसमें विराम चिन्ह का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं हम सभी। यानी जिस प्रकार हमें कर्म करते समय यानी कार्य करते समय रुकने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें लेखन समय, लेखन कला के समय यानी लिखते समय हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो उसी हम ठहराव को या विराम को क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। अब कहते हैं विराम चिन्ह के बारे में कुछ इतिहास जान लेते हैं। जैसे विराम चिन्ह जो है, ठीक है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो विराम चिन्ह है आपके, विराम चिन्ह जो आए हैं सबसे पहले 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आए। ठीक है, इसके बाद विराम चिन्हों के बारे में जो श्री कामदा प्रसाद गुरु जी थे उन्होंने बताया कि हिंदी में टोटल कुल मिला के 20 विराम चिन्ह लिए गए हैं। और जो कामदा प्रसाद गुरु हैं ये कहते हैं कि हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह आए हैं इनमें से अधिकतम विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है, अंग्रेजी से लिए हुए मानते हैं कामदा प्रसाद गुरु जी हैं। और जो कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज है उससे भी कई विराम चिन्ह हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो ये मैंने कुछ आपको तथ्य लिखे हैं सामने, जहां आप नोट कर सकते हो। जैसे कि विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। अर्थ को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में विराम चिन्ह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आए। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज ने अनेक विराम चिन्ह दिए। श्री कामदा प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। श्री कामदा प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। तो ये कामदा प्रसाद गुरु जी हैं, ये खुद मानते हैं कि जो जितने भी विराम चिन्ह आए हैं इनमें से अधिकतम विराम चिन्ह हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा कॉमा, जो कॉमा है ना, कॉमा, अवतरण चिन्ह हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह, ये सारे हम लोगों ने मैक्सिमम इंग्लिश में लिए हैं। कोष्टक, ठीक है, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये सारे चिन्ह हम 20 देखेंगे। जैसे विराम चिन्ह हो गया, ठीक है, अर्ध विराम हो गया, अपूर्ण विराम, उप विराम, संयोजक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये सारे पाद बिंदु, ये सारे हंस टीका, ये सारे हम लोग देखेंगे अभी देखेंगे अगली वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। उन 20 विराम चिन्हों को मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हर एक विराम चिन्ह के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। दोस्तों देखिए, ये मैंने आप लोगों के सामने 10 विराम चिन्ह लिख दिए हैं। 10 थोड़े बाद में लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पर इतना ही स्पेस है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 10 विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। एक तो सबसे पहले पूर्ण विराम चिन्ह रहता है। पूर्ण विराम हम लोग कैसे लिखते हैं? पूर्ण विराम हम लोग ऐसे ये डंडा लगा देते हैं, है ना। हिंदी में फुल स्टॉप में ऐसे हम बिंदी लगा देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो हम बिंदी लगा देते हैं फुल स्टॉप, लेकिन हिंदी साहित्य में हम ऐसा डंडा खींच देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम अलग अलग, सबका अलग अलग यूज बताऊंगा कहाँ कहाँ पर होता है। अभी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। मतलब जो पूर्ण विराम होता है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, उन सभी को छोड़कर जितने भी वाक्य होते हैं नॉर्मल, उन सभी के अंत में हम लोग किसका, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि करते हैं, तो लास्ट में मैंने बोला वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो लास्ट में हम लोग किसका, पूर्ण विराम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है दूसरा अल्प विराम। अल्प विराम देखो अब आपको समझ में आएगा कैसे। मैंने कहा था कि आपको हिंदी साहित्य में जितने भी विराम चिन्ह लिए गए हैं इनमें से अधिकतम अंग्रेजी से लिए गए हैं। देखिए ये वाला जो है अल्प विराम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। अल्प विराम को क्या बोल देते हैं? कॉमा। यानी अल्प विराम भी अंग्रेजी से ही लिया गया है हिंदी में। तो अल्प विराम का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जैसे एक ही जैसे शब्द कई बार आ जाए। जैसे आपको लिखना है राम लक्ष्मण एवं सीता वनवास गए, तो राम फिर कॉमा क्या आ जाएगा? लक्ष्मण आ जाएगा। राम कॉमा लक्ष्मण, ऐसे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। इसको हम अल्प विराम बोलते हैं। बात समझ में आया? इसके बाद होता है अर्ध विराम। हर एक के मैं अलग अलग समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, परेशान मत होना, अभी बस हल्का सा बता रहा हूँ। अल्प विराम समझ में आया? यानी ये वाला कॉमा जो नीचे लगता है उसको हम अल्प विराम से व्यक्त करते हैं। और अर्ध विराम होता है
अर्धविराम ये वाला चिन्ह होता है, एक ऊपर बिंदी और एक नीचे कॉमा, ठीक है। अल्पविराम विराम चिन्ह होता है। पूर्ण विराम तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पूर्ण विराम प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, इन सभी को छोड़कर जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसके बाद होता है अल्पविराम। अल्पविराम को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या नीचे कॉमा लगा देते हैं, इसी को हम लोग अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग कई सारे वाक्यों में किया जाता है। कैसे कैसे वाक्य हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। अर्धविराम चिन्ह होता है, अर्धविराम जो तीसरे नंबर का ये अर्धविराम आपको दिख रहा है। अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार का कुछ होता है, एक बिंदी रहती है और नीचे एक कॉमा रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अर्धविराम बोलते हैं, ठीक है। अर्धविराम का प्रयोग भी बताऊंगा कहाँ पर किया जाता है। जैसे टाइटल्स उपाधियां होती हैं, उन उपाधियों को अलग करने हेतु किया जाता है। जैसे मैं अपना नाम लिख दूं, मैं लिख दूं हर्ष राजपूत, मैं अपना नाम लिख दूं हर्ष राजपूत और अपना टाइटल लिखूं BA, ठीक है। फिर मैं लिख दूं यहाँ के बाद कॉमा लग जाएगा, बिंदी आएगी MA MSD MPhil। आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ये होता है अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। एक बिंदी ऊपर और एक कॉमा नीचे। कई सारी चीजों में किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। संयुक्त और मिश्र वाक्यों को जोड़ने में, अलग अलग करने में भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब सब जानेंगे। इसके बाद रहता है अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। अपूर्ण विराम या आपको दिख रहा होगा ये अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह, ठीक है। इसको क्या हम विसर्ग, जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐसे चिन्ह का, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कि भाई किसी भी, जैसे किसी कोई भी टाइटल है, कोई भी शीर्षक है, किसी भी शीर्षक को क्या करना है, विस्तार देना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गदर, ऐसे फिर लिखा रहता है नीचे गदर में ऐसे दो बिंदी लगा देते हैं और लिखा रहता है एक प्रेम कथा। मूवी में देखा होगा गदर एक प्रेम कथा, है ना। यानी किसी टाइटल को, किसी शीर्षक को विस्तार देने में ये जो आपका ये चिन्ह है, कौन सा, अपूर्ण विराम, या इसी को हम लोग बोलते हैं उपविराम, इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे, परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। इसके बाद होता है प्रश्न चिन्ह, यानी आपको समझ में कहीं पर भी अगर प्रश्न कर दिया जाए, क्यों, क्या, कैसे वगैरह, और ये वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा आपके, ठीक है। समझ में आया। अगर क्यों बोल दिया, क्या बोल दिया, यानी अगर आप प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो किसी भी वाक्य में, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में हमेशा क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह आएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ये इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, प्रश्न चिन्ह को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हो जाता है अगला आपका विस्मयादि या आश्चर्य चिन्ह, ठीक है। मतलब जहां पर आश्चर्य बात आ जाए या विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग हो, जैसा जहां पर क्रोध, घृणा, हर्ष आदि भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं उफ कितनी गर्मी है, तो हमने बोला उफ, ठीक है। इसमें हम लोग लगा देंगे ये क्या, विस्मयादि बोधक। वाह वाह आज मौसम कितना सुहावना है, तो वाह यानी हम लोगों ने आश्चर्य किया, यानी आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह का हम लोगों ने प्रयोग किया। ये इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद रहता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये देखो दोस्तों, ये थोड़ा समझना होगा। ये अगर किसी भी टाइटल को लिखना है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान की रचना की, तो गोदान की रचना की, किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट दिखाना है, रचना है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो इसी को हम लोग बोलते हैं अवतरण चिन्ह, इसी को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं। ये वाला कह रहा था एक हैरा उद्धरण चिन्ह, ऐसे हम लोग कर देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, उद्धरण चिन्ह, एक गहरा उद्धरण चिन्ह होता है। फिर इसी के बाद ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किस प्रकार का रहता है, ये ऐसे रहता है, ठीक है। फिर ये तो एक गहरा उद्धरण चिन्ह होता है, ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये होता है एक गहरा उद्धरण चिन्ह, ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। बात समझ में आ रही होगी, सबका अलग अलग आपको प्रयोग बताऊंगा। फिर अगला होता है निर्देशक चिन्ह, इसी को हम लोग संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह बोलते हैं। ये बीच में डैश आपने सुना होगा, है ना, डैश। ये विलोम शब्दों में समास में यूज किया जाता है, जैसे दिन रात, रात दिन, है ना, विलोम शब्दों में यूज किया जाता है। भाई बहन समास में यूज किया जाता है। द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, माता और पिता, है ना। तो ये वाला चिन्ह जो होता है, ये वाला, इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह।
क्योंकि समासिक चिन्ह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाता है ना। किस समास में किया जाता है? द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद रहता है कोष्टक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक चिन्ह भी 3 प्रकार के रहते हैं। कोष्टक चिन्ह एक ये, एक ये, एक ये। जो ये वाला कोष्टक चिन्ह है इसको हम लोग लघु कोष्टक बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? लघु कोष्टक। जो ये वाला चिन्ह रहता है आप सभी को पता है, इसको मंझला कोष्टक बोलते हैं। इनका प्रयोग ज्यादातर आपको मंझला और इसका एक और ही रहता है, ये वाला। ये होता है दीर्घ कोष्टक, है ना, दीर्घ या बड़ा कोष्टक, दीर्घ कोष्टक। ठीक है, तो ये होता है लघु, एक होता है मंझला, एक होता है दीर्घ। ज्यादातर मंझला और दीर्घ कोष्टक का प्रयोग हम लोग गणित भाषा में करते हैं। ठीक है, गणित भाषा बोल दिया, गणित में करते हैं। गणित नाम के विषय में हम लोग मंझला और दीर्घ कोष्टक का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में ज्यादातर प्रयोग किस कोष्टक का होता है? लघु कोष्टक का होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद रहता है एक विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह होता है किसी भी जो आपको शीर्षक है, किसी भी शीर्षक को या किसी भी कथन को अगर विस्तार करना है तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोल दूं, अभी आपको बाद में भी समझाऊंगा, जैसे मैं बोल दूं प्रदूषण से हानि है, मतलब किसी भी कथन का हमें विस्तार करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐसे विसर्ग लगाए और बीच में एक डंडा खींच देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर 10 आपके विवरण चिन्ह हो गए, 10 आपके विराम चिन्ह हो गए। 10 मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 10 विराम चिन्ह पढ़ लिए थे। 10 विराम चिन्ह हम और देख लेते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हर एक विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अभी मैं आपको बता रहा था 20 विराम चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 11वें नंबर का होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, डबल कॉमा लगा के हम लोग लिख देते हैं। जैसे कहाँ पर लिखते हैं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपने कहा, मैंने कहा मेरे पिता एक महान व्यक्ति थे, उसी के नीचे दूसरा मान लो सेंटेंस आ रहा है कि आपके पिता भी महान व्यक्ति थे। तो यानी सेम शब्द क्या हो रहे हैं? बार बार आ रहे हैं, पुनरुक्ति हो रही है। तो हम लोग नीचे क्या लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े हम लोगों को, है ना। जैसे ये चिन्ह बार बार आ रहा था तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा के पुनरुक्ति चिन्ह भी यूज कर सकता था। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी आप लोग। इसके बाद लोप सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, किसी बात का बीच में ही लोप करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लोप सूचक चिन्ह। ये देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे बिंदु रखते जाते हैं लगातार, डॉट 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 डॉट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे, परेशान मत होना। अगला रहता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह हम लोग नीचे लगाते हैं, किसी भी शब्द के क्या लगाते हैं? नीचे लगाते हैं, नीचे। जैसे मैंने बोल दिया राम, इसको हाईलाइट करने के लिए पाद चिन्ह नीचे लगाते हैं। ठीक है, ये होता है पाद चिन्ह आपका, पाद चिन्ह। लाघव चिन्ह को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए। जैसे हम लोग डॉक्टर है, डॉक्टर को हम लोग कैसे लिख देते हैं? धा करके यहाँ पर 0 लगा के ऐसे लिख देते हैं, यानी हमने शब्द को संक्षेप में लिख दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाघव चिन्ह। इस 0 को हम लोग क्या बोल देते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद लाघव चिन्ह के बाद होता है विस्मरण चिन्ह, त्रुटि प्रश्न चिन्ह, कागपद चिन्ह या हंसपद चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इनका देखो एक ही नाम है, विस्मरण, त्रुटि प्रश्न, कागपद चिन्ह या हंसपद चिन्ह। इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका यूज कहां पर किया जाता है? जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, मैं कहूं कि मैं बाजार खाना लेने गया, या मैं बाजार कपड़े लेने गया। मैंने बोला मैं बाजार लेने गया। अरे मैं तो अब क्या है, मैं कपड़ा शब्द भूल गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? कॉपी में जब लिखते हैं, नोटबुक में, पुस्तिका में हम लोग जब लिखते हैं और कोई चीज भूल जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लगा देते हैं और ऊपर क्या लिख देते हैं? कपड़ा। या जो भी आप चीज भूल जाते हो लिखने के लिए, जो भी शब्द, ऐसे ये वाला चिन्ह यूज करते होगे सबको, लेकिन इसका पता नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हंसपद चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑफिशियली नाम यही है, हंसपद चिन्ह। इसके अन्य नाम इस प्रकार है, कागपद, त्रुटि प्रश्न, विस्मरण चिन्ह। बस आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो कुत्ता भौंकने लगता है दोस्तों हमारे यहाँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तभी भौंकता लगता है, जबरदस्ती भगवाया जाता है इसको। इसके बाद है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार ऐसे लिखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह को। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। मैं हर एक चिन्ह के बारे में अलग से आपको बताऊंगा। अगला रहता है पाद बिंदु चिन्ह। पाद बिंदु चिन्ह को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, पाद बिंदु चिन्ह को। ये दोस्तों आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, कुत्ता बहुत भयंकर भौंक रहा है, ऐसा लगता है कि मोहल्ले वाले जबरदस्ती भगवाते हैं कुत्ते को। तो अगला चिन्ह था दोस्तों पाद बिंदु।
ठीक है, पाद बिंदु ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। पाद बिंदु को मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक डंडा नीचे, एक बिंदु ऊपर, एक बिंदु नीचे, ये होता है आपका पाद बिंदु चिन्ह होता है। ठीक है, इसके बाद आपका रहता है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ऐसे स्टार लगा देते हैं किसी भी वाक्य को, चीज को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए, है ना, हम लोग टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला रहता है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता यानी किन्हीं दो चीजों में बराबरी दिखाने के लिए, जैसे मैं कह दूं पंकज, पंकज बराबर कमल, क्योंकि कमल का पर्यायवाची क्या है, पंकज होता है। तो यानी किसी भी दो शब्दों में, दो वाक्यों में बराबर, यानी किसी भी दो चीजों की तुलना करते समय अगर उनको बराबर दिखाना है तो हम लोग तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से बराबर वाले चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट में रहता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह दोस्तों, किसी भी जब चैप्टर का अध्याय समाप्त होता है तो अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूं समाप्ति सूचक चिन्ह। देखिए, ये मैं आपको चिन्ह दिखा रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ, बाकी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए चैप्टर जो समाप्त हो रहा है, यहाँ पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग है। ये देखिए चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है, समाप्ति सूचक ऐसे कर करके समाप्ति, आप अपने हिंदी वाली बुक में किसी भी बुक में देखिएगा, ठीक है, आपको समाप्ति सूचक चिन्ह दिख जाएगा। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, हम लोग हर एक विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से जानेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या विराम चिन्ह कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया है लगभग 80%, फिर भी मैं आपको हर एक विराम चिन्ह के बारे में अलग से समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरी चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।